हाँ, राजेश ओदा काली शक्तियों का माहिर था। वो काली माता का सबसे बड़ा भगत, सबसे बड़ा पुजारी था। मेरी बात सुनकर बड़े दादा भी बोल उठे। मगर राजेश ने सीमा पर ही क्यों कब्जा किया? जफ़र, जो इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा था, बोल उठा। यह सोचने की बात है, शायद इसलिए इसने सीमा पर कब्जा किया कि सीमा एक औरत है और अपनी मौजूदा हालत की वजह से कमज़ोर भी है। मैंने सीमा के हमला होने की जानिब इशारा करते हुए जफ़र को जवाब दिया। राजेश ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जफ़र ने इस वाक़े को याद करते हुए पूछा। जब सीमा के अंदर मौजूद राजेश ने जफ़र का गला दबाकर मारना चाहा। कहीं तुम्हारा ताल्लुक़ मुखिया के घराने से तो नहीं है? मैंने जफ़र से पूछा। नहीं, हम लोग ईरानी हैं और मेरे आबाओ अजदाद बरसों पहले लाहौर आकर आबाद हो गए थे। जफ़र ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुखिया और उसके ख़ानदान का क्या हुआ? मैंने बड़े दादा से पूछा। मुखिया तो तकसीम के वक़्त भारत चला गया था, बड़े दादा ने जवाब दिया। और मुखिया के घर वाले? मैंने फिर सवाल किया। मुखिया की बीवी का देहांत तो राजेश के वाक़े से काफ़ी अरसा पहले हो गया था। मुखिया के घर में मुखिया और इसका इकलौता बेटा विक्रम ही रह गया था, बड़े दादा ने बताया। मुखिया का बेटा विक्रम भी क्या भारत चला गया था? मैंने फिर पूछा। राजेश के वाक़े के वक़्त विक्रम लाहौर पढ़ने गया हुआ था। वो लाहौर ही में था जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ। कहने वाले कहते हैं कि मुखिया भारत जाते समय अपने बेटे को भी लाहौर से भारत ले गया था, मगर बड़े दादा कहते कहते रुक गए। मगर क्या? कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उसने इस्लाम कबूल करके इस मुसलमान लड़की से शादी कर ली थी और लाहौर ही में रहने लगा था। मगर इस बात की तस्दीक कभी नहीं हो सकी, क्योंकि हिंजा से जाने के बाद मुखिया या विक्रम कभी हिंजा नहीं आए। बड़े दादा ने बताया। अब इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि विक्रम लाहौर में रुक गया था या अपने पिता के साथ भारत चला गया था? मैंने सोचते हुए कहा। अब शायद इस बात की तस्दीक ना हो सके। हिंदुस्तान की तकसीम को बेशुमार साल गुजर चुके हैं, जफ़र ने जवाब दिया। तो मैं और बड़े दादा सर हिलाने लगे। बड़े दादा, आपके पास मुखिया या विक्रम की कोई तस्वीर है? कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया तो मैंने बड़े दादा से पूछा। हाँ, एक तस्वीर थी विक्रम की मेरे पास। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो विक्रम मेरा क्लास फेलो था। उस वक़्त हमारे स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप जीती थी। इस टीम में मैं और विक्रम भी शामिल थे। विक्रम हमारा कैप्टन था। उस वक़्त की एक तस्वीर है मेरे पास, न जाने कहाँ रखी होगी, ढूंढता हूँ। बड़े दादा ये कहते हुए पलंग से नीचे उतरे और किताबों के रैक के पास पहुंचकर तस्वीर ढूंढने लगे। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने देखी थी, वो तस्वीर न जाने कहाँ रख दी। बड़े दादा तस्वीर ढूंढने के साथ बड़बड़ा भी रहे थे। ओह, ये रही, इस किताब के अंदर रख दी थी। बड़े दादा एक किताब के अंदर से एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को साफ करते हुए हमारे पास आए। यह उस वक्त की तस्वीर है जब मैं और विक्रम 5वीं क्लास में थे और स्कूल की फ़ुटबॉल टीम में भी हम दोनों साथ खेलते थे। बड़े दादा ने तस्वीर मेरी जानिब बढ़ाई तो मैंने हाथ बढ़ाकर तस्वीर बड़े दादा से ले ली और तस्वीर देखने लगा। ये मैं हूँ और ये ट्रॉफ़ी उठाए हुए विक्रम है, मुखिया का बेटा। बड़े दादा ने उंगली रखकर अपनी और विक्रम की तस्वीर की जानिब इशारा किया। मैं बगौर विक्रम को देखने लगा। चौड़ी पेशानी का 10-11 साल का खूबसूरत सादा लड़का काफ़ी ज़हीन मालूम होता था। तस्वीर देखने के बाद मैंने तस्वीर जफ़र की जानिब बढ़ाई और विक्रम की तस्वीर पर उंगली रखकर जफ़र को विक्रम का बताया। जफ़र भी विक्रम की तस्वीर को गौर से देखने लगा। विक्रम की तस्वीर देखते ही जफ़र की आंखों में हैरत उतर आई। खैरियत जफ़र, क्या हुआ? मैं जफ़र की आंखों में हैरत का समंदर देखकर बोल उठा। ये विक्रम है? जफ़र के मुंह से निकला। हाँ, क्यों, खैरियत तो है ना? मैंने जफ़र से पूछा। मैंने इसे देखा है, जफ़र बोला। तो मैं हैरत से इसे देखने लगा। अगर विक्रम आज ज़िंदा होगा तो बड़े दादा की उम्र का होगा, मैंने जफ़र को जवाब दिया। मगर जफ़र ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वो अपना मोबाइल निकाल कर इसमें एल्बम का ऑप्शन खोलने लगा। फिर उसने एक तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन पर रोशन किया और विक्रम की तस्वीर से इस तस्वीर को मिलाने लगा।
देखिए यही विक्रम है। ज़फ़र अपना मोबाइल मुझे देता हुआ बोला। मैंने हाथ बढ़ाकर ज़फ़र से इसका मोबाइल लिया और दूसरे हाथ से बड़े दादा की दी हुई तस्वीर पकड़ी और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। मोबाइल की स्क्रीन पर 80-90 साल के एक बूढ़े की तस्वीर थी। मैं दूसरी नज़र बड़े दादा की दी हुई तस्वीर में से विक्रम पर नज़र डाली तो मैं उछल पड़ा और वह बूढ़ा 100% विक्रम ही था। ये तो वाकई विक्रम के बुढ़ापे की तस्वीर है। मैं बोला तो बड़े दादा भी जल्दी से मेरे करीब आए और दोनों तस्वीरों को बगौर देखने लगे। ये विक्रम ही है, ये देखिए। ये विक्रम के बाएं आंख के नीचे चोट का निशान। ये हमारे साथ खेलते हुए इसे चोट लगी थी। यही निशान इस बूढ़े की बाईं आंख के नीचे भी है। गो काफ़ी मध्यम पड़ गया है मगर साफ नज़र आ रहा है। ये 100% विक्रम ही है। बड़े दादा जोश में बोले, ये कौन है? मैंने ज़फ़र से पूछा। ये सीमा के दादा हजूर हैं जिनका पिछले साल इंतकाल हो गया। ज़फ़र ने बताया तो मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। अब सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी। ओह, तो इसका मतलब है बड़े दादा कि ये बात बिल्कुल सही है कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो इस्लाम कबूल करके लाहौर ही में रुक गया था। मैंने कहा, हाँ, सीमा इसी विक्रम की पोती है। इस तरह सीमा का ताल्लुक मुखिया के घराने से है। बड़े दादा ने भी लुकमा दिया। इसीलिए सीमा में मौजूद राजेश ओदा सीमा के ज़रिए इसके सारे ख़ानदान को हिंजा वैली आने पर मजबूर कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन राजेश ने मुझे क्यों मारने की कोशिश की? ज़फ़र ने एक नुक्ता उठाया। राजेश ने तुम्हें इसलिए मारने की कोशिश की कि सीमा के अंदर रहते हुए उसने सीमा की तुमसे मोहब्बत को महसूस कर लिया। लिहाजा जैसे इससे इसकी मोहब्बत छीन ली गई थी, वो सीमा से भी इसकी मोहब्बत को छीन लेना चाहता है। मैंने ज़फ़र की परेशानी को दूर किया तो ज़फ़र मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाने लगा। अब क्या होगा? सीमा को राजेश ओदा से कैसे छुटकारा दिलाया जाएगा? ज़फ़र कुछ देर बाद बोला, बड़े दादा, इस मसले का कोई हल है? मैंने ज़फ़र की बात की जानिब इशारा करते हुए बड़े दादा से पूछा। इसका हल पंडित स्वामी नारायण के पास ही होगा, बड़े दादा ने जवाब दिया। पंडित स्वामी नारायण? मैंने सवाली लहजे में बड़े दादा से पूछा। अभी भी हंजा में काफ़ी हिंदू आबाद हैं। पंडित स्वामी नारायण इनके मजहबी रहनुमा हैं, बड़े दादा ने बताया। पंडित जी कहाँ मिलेंगे? मैंने फिर पूछा। मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को पंडित स्वामी नारायण के घर। मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है पंडित, बड़े दादा बोले और उठकर अपनी लाठी और टोपी उठाने लगे। ज़रीना, आप ऐसा करें कि वापस घर सीमा के पास चली जाएं। ज़फ़र ने अपने वॉलेट से कुछ रकम निकालकर ज़रीना को देते हुए कहा तो ज़रीना ज़फ़र से रकम लेकर सर हिलाने लगी। चलिए पंडित स्वामी नारायण से भी मिल लेते हैं, बड़े दादा अपने सर पर टोपी जमाते हुए बोले तो मैं और ज़फ़र बड़े दादा के साथ घर के बैरूनी दरवाजे की जानिब चल दिए। चंद मिनट की ड्राइव के बाद हम एक ऐसी कॉलोनी में पहुंच गए जहां घर काफ़ी छोटे छोटे और पुरानी तर्ज के बने हुए थे। बड़े दादा की रहनुमाई में ज़फ़र कार को एक पुरानी तर्ज की इमारत के सामने ले आया और कार इमारत के सामने रोक दी। ये कदीम मंदिर है और मंदिर के साथ ही पंडित स्वामी नारायण का घर है। बड़े दादा ये कहते हुए कार से उतर गए। इनकी तकलीद में मैं और ज़फ़र भी कार से बाहर निकल पड़े। बड़े दादा लाठी टेकते हुए एक पुराने तर्ज के मकान के मनकश दरवाजे के पास पहुँचे और अपनी लाठी से दरवाज़ा खटखटाते हुए ज़ोर से आवाज़ लगाई, पंडित, ओ पंडित। फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया और सफ़ेद धोती कुर्ते में मलबूस, माथे पर तिलक लगाए हुए एक चाको चौबंद बूढ़ा बाहर निकला। आहा, आज खान सजावल कैसे गरीब के घर का रास्ता भूल गए। बाहर निकलने वाले शख्स ने बड़े दादा को देखते हुए कहा, मेहमान लेकर आया हूँ पंडित। बड़े दादा बाहर आने वाले शख्स से बोले, जो पंडित स्वामी नारायण था। मेहमान, मैं अभी बैठक खोलता हूँ। इतना कहकर पंडित स्वामी नारायण दोबारा घर में घुस गया। पंडित मेरा बहुत बेतकल्लफ दोस्त है। पंडित स्वामी नारायण के जाने के बाद बड़े दादा बोले, जी, वो आप लोगों की गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप लोगों का ख्याल कर लिया पंडित ने, वरना वो मेरी आने की खुशी में यहीं रक्स शुरू कर देता। बड़े दादा बोले, आइए आइए पंडित स्वामी नारायण,
अपने घर के बराबर का बना हुआ एक और दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोला तो बड़े दादा में और जफ़र पंडित स्वामी नारायण के करीब पहुँचे। मैंने और जफ़र ने पंडित से हाथ मिलाया, जबकि बड़े दादा पंडित से लिपट गए। सलाम दुआ के बाद हम सब बैठक में दाखिल हुए। बैठक में दाखिल होकर मैंने देखा कि बैठक में चारपाइयाँ रखी हुई हैं जिन पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं। दीवारों पर काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और इन तस्वीरों पर फूलों के हार पड़े हुए हैं। वो तस्वीरें पंडित स्वामी नारायण के पुरखों की थीं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बैठक के एक कोने में एक मेज़ रखी हुई है जिस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। इनके सामने अगरबत्ती जल रही है जिसके मध्यम मध्यम महक पूरे बैठक में फैली हुई है। पंडित स्वामी नारायण के इशारे पर हम तीनों चारपाइयों पर पैर लटका कर बैठ गए। हांस जावल, चाय पिएगा या ठंडा बनवाऊं? हम सब के बैठने के बाद पंडित ने कहा, नहीं नारायण, तकल्लुफ़ मत कर, ये बच्चे तेरे पास एक अहम काम लेकर आए हैं। बड़े दादा ने पंडित को मना करते हुए कहा, जी क्या काम है आपको? बड़े दादा की बात सुनकर पंडित स्वामी नारायण बराह रास्त मुझसे मुखातब हुआ। वो राजेश ओदा वापस आ गया। मैंने हकला का जुमला मुकम्मल किया। क्या कहा? मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे मुंह से राजेश ओदा का नाम सुनते ही पंडित स्वामी नारायण उछल पड़ा। क्या नाम लिया तुमने? आराम से बैठ जा नारायण, बड़े दादा ने पंडित का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। ये क्या कह रहा है? पंडित के चेहरे पर अब भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये सही कह रहा है, राजेश ओदा वापस आ गया है। ओ भगवान, ये कैसे हुआ? पंडित स्वामी नारायण के पूछने पर मैंने सीमा पर राजेश ओदा के काबज़ होने की सारी दास्तान सुना दी और साथ ये भी बता दिया कि सीमा का ताल्लुक मुखिया की नस्ल से है। हाँ, राजेश के पास काले जादू की शक्तियाँ थी। उसने कसम खाई थी कि वो मुखिया के सारे ख़ानदान वालों को मृत्यु दंड देगा। पंडित बड़बड़ाया, हम राजेश से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? मैंने पंडित से पूछा। जब राजेश को मृत्यु दंड दिया गया तो उस मंदिर में मेरे पिताजी पंडित थे। उन्होंने राजेश के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी और अपनी डायरी में वो तरीका और मंत्र लिख दिया था जिसके ज़रिए राजेश के कब्ज़े से सीमा को छुड़ाया जा सकता है और राजेश को मजबूर किया जा सकता है कि वापस अपनी मूर्ति में चला जाए। पंडित स्वामी नारायण ने जवाब दिया और उठकर बैठक के अंदरूनी दरवाजे को खोलकर घर के अंदर चला गया। पंडित के जाने के बाद हम सब खामोश बैठे रहे। कुछ ही देर बाद पंडित वापस बैठक में आया। इसके हाथ में एक काले रंग की डायरी थी जिसे वर्ग पलटते हुए पंडित कुछ पढ़ रहा था। इस डायरी में बड़े तफसील से वो तरीका लिखा है जिसके ज़रिए हम राजेश को दोबारा इसकी मूर्ति में भेज सकते हैं। पंडित स्वामी नारायण हमारे साथ बैठते हुए बोला, क्या तरीका है? मैंने पूछा। आप संस्कृत जानते हैं? पंडित ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय खुद सवाल कर दिया। जी, मैं अच्छी तरह संस्कृत जानता हूँ। क्यों? जवाब देने के बाद मैंने भी सवाल दाग दिया। मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने यह डायरी संस्कृत में लिखी है। पंडित ने जवाब दिया। एतराज़ ना हो तो मुझे दिखाइए, मुझे काफ़ी अच्छी तरह संस्कृत आती है। मैंने कहा तो पंडित ने डायरी मेरे हवाले कर दी। मैंने पंडित के हाथ से डायरी ली और इसे पढ़ने लगा। पंडित के पिताजी ने काफ़ी तफसील के साथ राजेश के हवाले से लिखा था कि किस तरह इसे मृत्यु दंड दिया गया और मरते हुए इसने किस तरह कसम उठाई। आखिर में उन्होंने राजेश की काली शक्तियों से बचने के लिए मंत्र भी लिख दिए। मैं डायरी को पढ़ने लगा। इसकी रूह से तो हम सीमा को राजेश से छुड़ाने का अमल अमावस की रात को ही कर सकते हैं। डायरी पढ़ने के बाद मैंने डायरी पंडित को वापस करते हुए कहा, हाँ, और भगवान की कृपा से कल की रात ही अमावस की रात है। पंडित ने जवाब दिया। इसका मतलब था कि पंडित स्वामी नारायण भी संस्कृत अच्छी तरह जानता था और उसने भी डायरी पढ़ रखी थी। शायद वो नहीं चाहता था कि मंत्र के बारे में बड़े दादा और जफ़र को कुछ मालूम हो, इसीलिए उसने मुझे खुद कुछ बताने की बजाय मुझे डायरी पढ़ने के लिए दे दी थी। हाँ, कल रात ही अमावस है तो फिर हम कल रात ही ये अमल कर लेते हैं। मैंने पंडित से कहा, कल रात को 11 बजे तक सीमा को काली माता के मंदिर में ले आइए ताकि हम वहां राजेश के काले जादू का तोड़ कर सकें। पंडित बोला, काली माता के मंदिर में क्यों? जफ़र जो इतनी देर से खामोश बैठा था बोल उठा,
राजेश काली माता का भगत था। इसे काली माता के सामने ही मजबूर किया जा सकता है कि वो सीमा को छोड़ दे। मैंने जवाब दिया तो जफ़र इस बात में सर हिलाने लगा। मैं मंदिर की सफाई कर लूँगा और दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लूँगा। आप लोग बस सीमा को लेकर किसी तरह कल रात को काली माता के मंदिर में पहुँच जाएं। पंडित बोला, क्यों, क्या काली माता के मंदिर पहुँचना मुश्किल है? जफ़र ने पंडित की बात सुनकर कहा, मंदिर जंगल के अंदर है, जहाँ का रास्ता भी काफ़ी कठिन है। इसके अलावा सीमा के अंदर मौजूद राजेश किसी भी हाल में सीमा को काली माता के मंदिर में नहीं जाने देगा। पंडित ने जवाब दिया, फिर हम सीमा को कैसे मंदिर तक लेकर जाएंगे? जफ़र परेशान हो गया। हम सीमा को बेहोश करके मंदिर तक ले जाएंगे। मैंने जफ़र की परेशानी दूर की। हाँ, यह ठीक रहेगा। पंडित ने भी मेरी तजवीज़ सुनकर तायद की। जंगल में हवाएं तेज तेज चल रही थीं। हर सू अंधेरा छाया हुआ था। हमारे पैरों तले सूखे पत्ते चिरमरा रहे थे। मैं और जफ़र स्ट्रेचर थामे जंगल के पुरखतर रास्तों पर रवां दवां थे। स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में सीमा लेटी हुई थी। हमारे आगे एक बड़ा सा गैस लैंप लिए बड़े दादा चल रहे थे। गैस लैंप की रोशनी में हमें रास्ता साफ नजर आ रहा था। हम चारों काली माता के मंदिर जा रहे थे। मैंने बड़े दादा को मना किया कि वो हमारे साथ ना आएं, मगर बड़े दादा ना माने और ज़बरदस्ती हमारे साथ काली माता के मंदिर जाने की ज़िद करने लगे। बड़े दादा जोश में भरे हुए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक पुरानी तर्ज की इमारत नज़र आई। शायद कदीम ज़माने में यह इमारत काफ़ी पुरशिकवा रही थी, मगर उस वक़्त वो इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। उसी वक़्त किसी गीदड़ के दहाड़ने की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी तो जफ़र के हाथ से स्ट्रेचर लड़खड़ा गया। एहतियात से जफ़र, मैंने जफ़र को तंबीह की। हाँ, असल में मुझ पर जंगल की वहशत का असर हो रहा है। जफ़र ने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह डर दिल से निकल जाएगा। मैंने जफ़र से कहा तो जफ़र सर हिलाने लगा। बस मंदिर भी आ गया है। मैंने दोबारा जफ़र से कहा। बड़े दादा मंदिर के सामने पहुंचकर रुक गए। मैं और जफ़र भी इनके पास पहुंचकर रुक गए। हमारे पहुंचने के बाद बड़े दादा मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। इनके पीछे मैं और जफ़र भी स्ट्रेचर पर लेटी सीमा को लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर के अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि मंदिर की एक दीवार के साथ काली माता की 10 हाथों वाली मूर्ति रखी है। सुरख सुरख ज़बान निकालती और अपनी बड़ी बड़ी खूनखार आंखों से घूरती काली माता की मूर्ति इस डरावने माहौल को मज़ीद हैबतनाक बना रही थी। मंदिर के वस्त में बहुत सारी मोमबत्तियां एक बड़े से गोल दायरे में रखी जल रही थीं। इन ही मोमबत्तियों की रोशनी से मंदिर रोशन था। काली माता के सामने पंडित स्वामी नारायण हवन, एक मखसूस अंगीठी जिसमें आग जल रही थी, हिंदू इसे मुकद्दस मानते हैं, के सामने बैठा था। हवन में आग जल रही थी और पंडित इस आग के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। हमें मंदिर में आता देखकर पंडित अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने हाथ के इशारे से सीमा का स्ट्रेचर मोमबत्तियों के दरमियान रखने का कहा। मैंने और जफ़र ने एहतियात के साथ स्ट्रेचर मोमबत्तियों के हिसार में रख दिया। स्ट्रेचर रखने के बाद हम दोनों मोमबत्तियों के हिसार से बाहर आ गए। पंडित ने हाथ के इशारे से बड़े दादा और जफ़र को मंदिर के दीवार के साथ खड़ा होने का कहा और मुझे मोमबत्तियों से कुछ फासले पर खड़ा होने का कहा और इशारे से बताया कि वो मंत्र शुरू कर रहा है। मैंने इस बात में सर हिलाकर पंडित को जवाब दिया। पंडित ने पहले काली माता की मूर्ति को प्रणाम किया, फिर हवन के सामने बैठकर मंत्र अलापने लगा। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। मैंने भी अपनी जेब में हाथ डालकर आयत कुरानी के नक्श को मजबूती से पकड़ लिया। मुझे यकीन था कि राजेश इतनी आसानी से सीमा का पीछा नहीं छोड़ेगा, वो यकीनन मुज़ाहमत करेगा। सीमा बेहोशी की हालत में मोमबत्तियों के हिसार में लेटी थी। बड़े दादा और जफ़र आंखें फाड़े इसको घूर रहे थे। जफ़र के चेहरे पर परेशानी और उम्मीद के मुतज़ाद लकीरें थीं। मैं भी सीमा को बगौर देख रहा था। मेरे कान पंडित की आवाज़ पर लगे हुए थे। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए हवन की आग में थोड़ा सा घी डाला तो आग यकदम भड़क उठी, शोले भड़क रहे थे। उसी वक्त सीमा ने भी आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही सीमा के अंदर मौजूद राजेश को सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर राजेश ने एक कहर आलूद नज़र हम सब पर डाली।
फिर इसके मुंह से एक तेज चीख निकली। चीख इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए। राजेश ने चीख मारने के बाद अपने हाथ बुलंद किए। जैसे ही राजेश ने अपने हाथ बुलंद किए वो फिज़ा में उठने लगा। फिज़ा में उठने के बाद राजेश तेज़ी के साथ हवा में उड़ता हुआ मोमबत्तियों के हिसार में बाहर की जानिब निकलने के लिए लपका, मगर जैसे ही वो मोमबत्तियों के करीब आया, मोमबत्तियों की लो एकदम इतनी तेज़ हो गई कि मोमबत्तियों से निकलने वाली आग ने राजेश को हिसार से ना निकलने दिया। राजेश फ़ौरन हिसार के दूसरी जानिब लपका, मगर उस जानिब की मोमबत्तियों की लौ भी आग के शोलों में तब्दील हो गई और इन शोलों ने राजेश के हिसार से बाहर निकलने का रास्ता मसदूद कर दिया। हिसार से बाहर निकलने पर नाकामी पर राजेश झंझला गया और उसने पंडित की जानिब देखते हुए फिर एक चीख मारी और साथ ही मंदिर की छत की जानिब देखते हुए एक तेज़ फूंक मारी। जैसे ही राजेश ने फूंक मारी, मंदिर के अंदर हवाएं चलने लगीं। हवा तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे तेज़ आंधी चल रही हो। मंदिर में धूल मिट्टी का एक तूफान उठ रहा था। तेज़ हवा की वजह से मंदिर में खड़े होना मुश्किल हो रहा था। बड़े दादा और जफ़र मंदिर की दीवार से चिपके खड़े थे। इनके कदम बार बार उखड़ जाते मगर फिर वो मजबूती से ज़मीन पर कदम जमा लेते। मेरे लिए भी मंदिर के फर्श पर कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने दांत ज़ोर से भींचे और नक्श को मजबूती से थामा और अपने उखड़े कदम मंदिर के फर्श पर जमाने की कोशिश करने लगा। पंडित स्वामी नारायण भी तेज़ हवा से परेशान था। हवा बार बार पंडित को पीछे की तरफ धकेल रही थी, मगर पंडित फिर भी मजबूती से अपनी जगह जमा मंत्र अलाप रहा था। हैरत अंगेज तौर पर इतनी तेज़ हवा के बावजूद मोमबत्तियां जल रही थीं। हवा इन मोमबत्तियों की रोशनी को बुझा नहीं पा रही थी। इसी तरह हवन में अग्नि भी जल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंधी का जोर टूट गया। इतनी तेज़ आंधी के बावजूद हम सब अपनी जगह जमे खड़े रहे। अपना ये वार खाली जाता देखकर राजेश होदा पागल हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। पंडित स्वामी नारायण ने मुझे इशारा किया तो मैंने नक्श अपने हाथ में पकड़ा और इसका रुख राजेश की जानब किया। नक्श देखकर राजेश होदा डर गया। जाओ, चले जाओ, वापस अपनी मूर्ति में चले जाओ, छोड़ दो सीमा को। मैंने नक्श राजेश के चेहरे के सामने किया तो राजेश के मुंह से डरी डरी चीखें निकलने लगीं। वो डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर मोमबत्तियों की लौ ने इसे मज़ीद पीछे हटने से रोक दिया। राजेश बुरी तरह चीख रहा था। अचानक राजेश ऊपर की जानिब उठने लगा। उसी वक़्त पंडित स्वामी नारायण ने काली माता के सामने रखे सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर फ़िज़ा में उछाला तो वो सिंदूर सीधा राजेश ओदा के जानिब गया। जैसे ही सिंदूर राजेश के बदन पर पड़ा, सीमा के अंदर काबज़ राजेश ओदा ने एक तेज़ चीख मारी और फिर सीमा के मुंह, नाक और कानों से स्याह धुआं निकलने लगा। जब सीमा के अंदर से सारा स्याह धुआं निकल गया तो सीमा धड़म से बेहोश होकर गिर पड़ी और स्याह धुएं ने एक इंसानी छवि बना ली। वो इंसानी छवि राजेश ओदा की थी। राजेश ओदा सीधा अपनी मूर्ति तक पहुंचा और सारा स्याह धुआं मूर्ति में समा गया। जैसे ही सारा धुआं मूर्ति के अंदर गया, पंडित इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और उसने स्याह मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और अपने गले में पड़े स्याह धागे को निकालकर मूर्ति के गिर्द इस तरह लपेटने लगा जैसे किसी इंसान को जंजीरों में जकड़ा जाता है। मूर्ति के गिर्द स्याह धागे लपेटने के बाद पंडित ने फातिहाना अंदाज में हमारी जानिब देखा। मैंने पंडित की जानिब देखने के बाद जफ़र को इशारा किया कि वो सीमा को संभाले, जो बेहोशी की हालत में मंदिर के फर्श पर पड़ी थी। मेरा इशारा पाते ही जफ़र लपक कर सीमा तक पहुंचा और सीमा का सर अपनी गोद में रखकर इसे होश में लाने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद सीमा को होश आ गया। सीमा को होश आने के बाद जफ़र ने इसे सहारा देकर खड़ा किया। सीमा बहुत नढाल हो रही थी। वो जफ़र का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी, मगर इसकी टांगें लर्ज़ रही थीं। अब सीमा राजेश के असर से आज़ाद है। पंडित हमारे करीब आते हुए बोला, राजेश दोबारा अपनी मूर्ति के अंदर चला गया है। इस मूर्ति को नीस्त व नाबूद कर देना चाहिए ताकि बाद में कभी राजेश वापस ना आ सके। जफ़र पंडित की बात सुनकर बोला, इस मूर्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। पंडित ने जवाब दिया, क्यों? राजेश ओदा के पास भी बड़ी ताकत है।
वो काली शक्तियों का माहिर है। और फिर राजेश के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। उसने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, कोई जुर्रत तो नहीं किया था। पंडित बोला, इसका मतलब है राजेश फिर कभी वापस आकर नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े दादा, जो इतनी देर से खामोश खड़े बातें सुन रहे थे, बोल उठे, राजेश सिर्फ मुखिया के ख़ानदान का दुश्मन है, वो किसी और शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंडित बड़े दादा की बात सुनकर बोले, लेकिन मुखिया के ख़ानदान का दुश्मन तो वो रहेगा ना। बड़े दादा हुज्जत करते हुए बोले, राजेश कभी भी हंजावाली से बाहर नहीं जा सकता। मुखिया के ख़ानदान के किसी भी अफराद को चाहिए कि वो कभी भूल से भी हंजावाली का रुख ना करे। पंडित ने जवाब दिया, इसका मतलब है जफ़र और सीमा फ़ौरन हंजा वैली छोड़कर वापस चले जाएं। मैंने पंडित से पूछा, इन दोनों के हक़ में यही बेहतर रहेगा। पंडित ने जवाब दिया, इस मूर्ति का क्या करोगे? बड़े दादा ने पंडित से पूछा, इस मूर्ति को मैं ज़मीन की गहराई में दफन कर दूंगा। पंडित ने अपने हाथ में पकड़ी स्याह मूर्ति को लहराते हुए जवाब दिया, मैं कल सुबह ही हंजा छोड़ दूंगा। जफ़र पंडित की बात सुनकर बोला, और तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? मैंने पूछा। मैं कंपनी को साफ जवाब दे दूंगा कि मैं हंजा में नहीं रह सकता, किसी दूसरे शख्स को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए। अगर कंपनी ने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना यह नौकरी छोड़ दूंगा। जिंदगी रही तो और बहुत नौकरियां मिल जाएंगी। जफ़र ने तफसील से जवाब दिया तो मैं इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाने लगा। अगली सुबह मैं, जफ़र और सीमा PI के जहाज़ में बैठे इस्लामाबाद जा रहे थे। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता हंजा से दूर होता जा रहा था। मैंने जहाज़ की खिड़की से बाहर हंजा वैली की सब्ज़ वादियों को देखा, जहां रंग बिरंगे फूल लहरा रहे थे, और इन्हीं लहराते फूलों की सरजमीन में किसी गहराई में राजेश ओदा अपनी तमाम काली शक्तियों के साथ मदफून था। मैंने जहाज़ की नशिश से अपनी पुश्त लगाई और अपना सर पीछे करके जहाज़ की सीट पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं।